फरवरी 2025 का ये वाकया होता है। एक अदालत के अंदर 4 व्यक्ति कटघरे के अंदर खड़े होते हैं। साथ ही वो अदालत वकीलों से, आम लोगों से, पत्रकारों से और मीडिया कर्मियों से और बहुत से लोगों से खचाखच भरी होती है। सभी की जो निगाहें होती हैं चारों व्यक्तियों पर होती हैं या फिर वो जज साहब की तरफ देख रहे होते हैं। अब दोस्तों, जज साहब की तरफ फैसला आने वाला था क्योंकि इस मामले की जो सुनवाई है वो पूरी तरीके से हो चुकी थी। अब केवल जज साहब के फैसला सुनाने का इंतजार था। अब जैसे ही जज साहब थे स्पेशल कोर्ट्स के, तो जज साहब होते हैं बरेली एंटी करप्शन कोर्ट के सुरेश कुमार गुप्ता ने अपना फैसला सुनाया। और फैसला सुनते ही वो जो चारों लोग थे जो कटघरे में खड़े थे वो फुट फुट कर रोने लगते हैं। दरअसल जज साहब कहते हैं कि इन चारों के ऊपर जो आरोप है, 1 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड सुनाया जाता है, इतना कहना था जज साहब का। और ये जो चारों लोग जो कटघरे में खड़े होते हैं उसमें से एक तो गुंडा होता है और एक 3 होते हैं सिपाही। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि इनको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करने के बाद में इनको जेल भेज दो। दो तरीके के संदेश दिए जाते हैं जो सोशल मीडिया पर तैरने लग जाते हैं, सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है। दरअसल एक संदेश ये दिया जाता है कि संदेश था कि कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो वर्दी के अंदर हो चाहे वो बिना वर्दी में हो, या फिर वो आम हो या फिर वो खास हो। ये जो कानून होता है ये सबके लिए बराबर ही होता है। जो ये संदेश जा रहा था आम जन के लिए कि अपने अधिकारियों के प्रति उनको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए था जो सिपाहियों ने किया। आखिर वो क्या मामला था कि वो सिपाही रोने लगते हैं, जो उनको सजा, क्यों उनको सजा दी गई, क्या इस कहानी के पीछे आखिर क्या वजह है और क्या है इस कहानी के पीछे का जो सार है, आज इसी घटनाक्रम के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं आखिर वजह क्या है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं, ये जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट की। वहां पर एक थाना लगता है कैंट का, यानी कि बरेली कैंट। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 2 सितंबर 2010 की शाम 5 बजे के आसपास का वो वाकया रहा होगा। बरेली शाहजहांपुर जो रोड है उस रोड पर एक लंबा सा जाम लगा होता है जो कि आमतौर पर लग जाता है। ट्रक खड़े होते हैं वहां पर और दोस्तों वहीं पर जैसे ही आईएएस ऑफिसर ये बात सुनती है उनको काफी बुरा लगता है। उन्होंने कहा कि आगे कुछ चलने के बाद में कुछ एक मजार थी, उससे पहले ही अपनी गाड़ी खड़ी हुई थी, व्यक्ति था जो ट्रकों को रोक रहा था और उनसे वहां से पैसे की वसूली कर रहा था, यानी कि उगाही कर रहा था। उन्होंने जैसे ही देखा कि ये आईएएस ऑफिसर की गाड़ी है, उन्होंने जैसे ही देखा कि वो करती हैं, गाड़ी को पीछे खड़ी करती हैं और पैदल पैदल अपने सिपाही के साथ निकल जाती हैं। और जैसे ही वो पैदल पैदल जा रही होती हैं, वो देखती हैं, उन्होंने मजार के पास देखा एक सफेद होती है और उस मारुति कार के अंदर 3 लोग बैठे होते हैं। ड्राइवर बैठा होता है, ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है, वो भी सिपाही होता है पुलिस का। और उसके पुलिस वाली सीट पर, पीछे वाली सीट पर जो 2 लोग बैठे होते थे वो भी सिपाही होते थे उत्तर प्रदेश पुलिस के। लेकिन जो आम आदमी था वो ट्रकों को रोक रहा था, उनकी सह पर ट्रक वालों से पैसे ले रहा था, उनके ड्राइवरों को से परेशान कर रहा था और उनसे वसूली कर रहा था। और जैसे जैसे वो मनमानी कर रहा था, मनमानी के चलते रोड पर जाम लग जाता है। जो देरी कर रहा था उसको रोका जा रहा था, परेशान किया जा रहा था और ये लंबा जाम लग जाता है। और लंबे ही जाम की जो सूचना है वो इस आईपीएस ऑफिसर को लग जाती है। आईपीएस ऑफिसर होती है, उन्होंने जैसे ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश करी, रोकने टोकने की कोशिश की जो पैसे ले रहा था। और इसी बीच में ये खबर आ जाती है, ये आवाज पहुंच जाती है कार में जो बैठे सिपाही होते हैं, उनको पता लग जाती है। उन 3 सिपाहियों को उन्होंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, उस आम आदमी से कहा कि तुम भी यहाँ से बहुत तेजी से निकल जाओ। यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, जो ये जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। और जो आदमी उगाही कर रहा था उससे कहते हैं बहुत जल्दी से, यानी कि उस गुंडे से कहा कि तुम भी यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, निकल जाओ यहाँ से, ये आईपीएस ऑफिसर हैं,
कल्पना सक्सेना है। अब हमारी सहमत आने वाली है। अब कल्पना सक्सेना के बात सुनने के बाद में जैसे ही वो वहां से उस गाड़ी के पास भगाने की कोशिश करता है, जो ड्राइवर होता है, तो जो ड्राइवर सीट पे जो बैठा हुआ बंदा होता है जिसका नाम होता है मनोज सिपाही, वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके भागने की कोशिश करता है तो आईपीएस ऑफिसर भागकर दौड़कर इस तरीके से उसको ड्राइवर को पकड़ती हैं, उसकी गर्दन दबोच लेती हैं, जो कल्पना सक्सेना है। जैसे फिल्मों के अंदर होता है कि खिड़की के अंदर हाथ डाला और जैसे ही ड्राइवर की जो गर्दन होती है उसको वो मरोड़ देती हैं, उसको दबोच लेती हैं, उसको वो रोकने के लिए कहती हैं और वो लगातार भागने की कोशिश कर रहा था। वो गाड़ी स्टार्ट करता है अपने और वो भागने की कोशिश करता है और जो पीछे जो बैठे हुए दो सिपाही होते हैं, उन सिपाहियों ने उस आईपीएस ऑफिसर यानी सिपाहियों ने उस आईपीएस ऑफिसर को पीटने की कोशिश करते हैं, कभी धक्का मारते हैं, कभी थप्पड़ मारते हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने डटकर मुकाबला किया। पर एक ही बात कह रही थी कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी और जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ, कुछ नहीं होगा, नहीं तो तुम्हारा जो अंजाम है वो बहुत बुरा होगा। जब इस तरीके की बात सामने आ जाती है निकलकर, लेकिन जो सिपाही होते हैं और जो ड्राइवर होता है वो डर नहीं रहे थे, बल्कि वो आईपीएस ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी कर रहे थे और मारपीट कर रहे थे। खेल चला था ये लगभग 200 मीटर तक ऐसे ही चला, यानी कि जो ये सीन था ये सीन दोहराया जा रहा था लगभग 200 मीटर तक। हद तो तब हो जाती है जब आईपीएस ऑफिसर्स को उस गाड़ी से कुचलने की पूरी कोशिश की जाती है। हालांकि आईपीएस ऑफिसर हार नहीं मानती हैं, किसी भी तरकीब से वो कूदकर अपनी जान बचा लेती हैं और जान बचाने के बाद वो बुरी तरीके से घायल हो जाती हैं गिरने के बाद, और बहुत गंभीर रूप से वो घायल हो जाती हैं। तीनों के तीनों जो सिपाही होते हैं जो गाड़ी में थे वो वहां से भाग जाते हैं। अब जो उनके साथी ड्राइवर होते हैं और जो उनके साथी सिपाही होते हैं वो जल्दी से भाग कर आते हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया जाता है। लगभग 4-5 दिन के बाद में जब उनको होश आता है, उनकी छुट्टी हो जाती है, तब वो ये सारी जानकारी है, पूरी कहानी है, वो अपने जो पूरा वाकया है कि उनके साथ आखिर कैसे हुआ है बड़े अफसर को बताती हैं। निकटतम थाने पहुंचती हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। निकटतम थाने में पास के थाने में वो पहुंचती हैं और इन तीनों के खिलाफ में वहां पर वो एफआईआर दर्ज करा देती हैं। और दरअसल पास में ही एक एरिया पड़ता है दरअसल फर्रुखाबाद के जो सिपाही होते हैं रविंदर, जिसको प्यार से और या फिर ऐसे उसकी एक घर की पहचान होती है जिसको टाइगर के नाम से भी जाना जाता था, बेटिया का रहने वाला होता है। दूसरा राघवेंद्र नाम का सिपाही होता है, जो एक सगा भाई था। जो धर्मेंद्र होता है, जो ट्रकों से पैसे ले रहा था, सादे वर्दी में था, जो ट्रकों से उगाही कर रहा था, गर्दी कर रहा था, उनके साथ वसूली कर रहा था। और साथ ही एक और सिपाही होता है जिसका नाम होता है मनोज, उसको भी लोग सुल्ताना के नाम से जानते हैं। मतलब इन तीनों चारों की अलग अलग पहचान होती है और ये मुरादाबाद का रहने वाला होता है। अब इन चारों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो जाती है और एफआईआर के अंदर जो मुद्दा होता है वो होता है भ्रष्टाचार का। साथ ही आईपीएस ऑफिसर्स ने इनको रोकने की कोशिश की थी, तो उन्होंने एक तरीके से जान से मारने की उन्हें कोशिश की, यानी कि जो मुकदमा बनता है उनके ऊपर वो बनता है अटेम्प्ट टू मर्डर का। अब आईपीएस ऑफिसर को जिस तरीके से वो मारते हैं, पीटते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं, हत्या का प्रयास और भ्रष्टाचार का जो मामला होता है, इसमें उनकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब इस मामले के अंदर पुलिस की तरफ से जब जांच की जाती है, जो पूरी तरीके से गहनता जांच होती है, जो तीनों के तीनों जो सिपाही होते हैं उनको तत्काल प्रभाव पर निलंबित कर दिया जाता है, उनके खिलाफ जांच प्रभाव होती है। और साथ ही जब उनके ऊपर जो दोष सिद्ध हो जाता है, यानी कि आरोप सिद्ध हो जाता है, तो साल 2024 की जो ये बात है, उनको सेवा से यानी कि उनकी उत्तर प्रदेश पुलिस से उनको पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी कि सेवा से निलंबित कर दिया जाता है। अभी कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट में अपनी पैरवी करते हैं और इनके ऊपर जो आरोप लगे होते हैं वो बताते हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं ये पूरी तरीके से निराधार है, इनमें कोई दम नहीं है, ये बिल्कुल बेदम है। और हाई कोर्ट ने इनका जो मामला होता है उस पर सुनवाई भी करता है हाई कोर्ट, इनको फिर से बहाल कर दिया जाता है नौकरी पर। लेकिन जो मामला है फिर तूल पकड़ लेता है। फिर एक और आईपीएस ऑफिसर आते हैं, उन आईपीएस ऑफिसर ने पुनः जांच की अर्जी डाल देते हैं, वो पुनः जांच की पड़ताल करते हैं और उनके ऊपर जो आरोप होते हैं उस आरोप में ये दोषी पाए जाते हैं। और दोषी पाए जाने पर दिसंबर 2021 का ये वाकया आता है, इन्हें फिर से सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है।
इसके बाद जांच पड़ताल दी जाती है, सीओ एसपी सिंह होते हैं, लेकिन जो एसपी सिंह होते हैं वो उस तरीके से गहनता से जांच नहीं करते हैं। जो भ्रष्टाचार निरोगी होता है, उस तरीके से जो भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, उस तरीके के जो साक्ष्य होते हैं उनको जुटाने में वो सक्षम नहीं हो पाते। यानी कि जो सच था, वो जो सच सामने लाना था, जो सबूत होते हैं वो भ्रष्टाचार के जुटा नहीं पाते हैं, वो उन लोगों तक वो पहुंच नहीं पाए। इंटरपोल से जो वसूली हो रही थी, जो ट्रकों से वसूली की जा रही थी, इन पर ये तो आरोप सिद्ध नहीं होता है। ये जो बात है यह 24 फरवरी 2025 को लगभग 14 साल तक ये जो केस है ये कोर्ट के अंदर चलता रहा लगातार, और 14 साल के बाद इस मामले में जब अदालत सुनवाई करती है, जब ये चारों कोर्ट में पेश होते हैं, जब ये फैसला आता है, तो इन आरोपियों को, जो ये सिपाही होते हैं, इनको 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है और साथ में 50-50 हजार रुपए का, यानी कि जो अर्धदंड का मुचलका होता है वो दिया जाता है। इसमें इनका जो एक सिपाही होता है, या सिपाही का जो भाई होता है, जो आरोपी होता है, जो ट्रक से पैसे वसूल रहा था, जिसका नाम धर्मेंद्र होता है, उसको भी सजा सुनाई जाती है। यानी कि चारों ही अदालत में खड़े होते हैं, अदालत के कटघरे में ये लोग खड़े होते हैं, और जैसे ही सजा सुनाई जाती है, ये जो चारों हैं ये फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपनी जिंदगी की ये बची हुई कुछ ही जिंदगी है उसकी दुहाई देने लगते हैं, भीख मांगने लगते हैं। कहते हैं कि ये सब जो हो रहा था है और उसको होने के बाद में हमारी जो पूरी जिंदगी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अब इसी बीच के अंदर अब अखबार वाले होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, वो उनका फोटो लेते हैं कि कैसे कि पुलिस वालों को ही गिरफ्तार करके जब लेके जा रहे हैं, जब उनको जेल भेजा जा रहा है, कि तो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, सुर्खियां बन जाती है, अखबारों में चली जाती है, न्यूज चैनलों पे चली जाती है, हर जगह इस खबर की चर्चा होने लगती है। अब हर कोई इस कहानी के बारे में जानने में जुड़ जाता है कि आखिर क्या हुआ था कि पुलिस को ही लेकर जा रही थी। तो उन्होंने उस आईपीएस ऑफिसर को, अगर आईपीएस ऑफिसर ने पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से ना लड़ी होती, अगर पूरी ताकत से ना लड़ी होती वो, तो शायद वो लोग उन आईपीएस ऑफिसर को जान से मार चुके होते। और इसीलिए जो मामला है ये अदालत में ट्रांसफर हो गया था, और ये जो मामला है ये लगभग 14 साल तक अदालत में चलता रहता है, और उसके बाद अदालत से ये फैसला आता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। इस बात की पूरी तरीके से चर्चा हो जाती है। अगर आज फिलहाल वर्तमान स्थिति की बात करें, अगर देखा जाए, जो अब डीआईजी का पद है और ये अब गाजियाबाद में पोस्टेड है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में जो सुनाने का उद्देश्य था, कहानी बताने का जो उद्देश्य था, वो यही था कि किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आपके आसपास जो हो रहा है उसको ध्यान में रखें। और जिस तरीके से तीनों पुलिस वालों ने भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगे, रिश्वत के आरोप इन पर लगे, और अपने ही सगे भाई का एक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा था। काश आईपीएस ऑफिसर के कहने पर वो वहां पर रुक जाते, तो हो सकता है कि केवल भ्रष्टाचार के ही मामले में उनको आरोपी साबित हो पाते वो, और केवल भ्रष्टाचार के ही आरोप में वो निलंबित होते, वो भी कुछ समय के लिए, या फिर हो सकता है कि वो उनको सेवा से ही हटा दिया जाता। लेकिन जब उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया कि उनको जान से मारने की पूरी तरीके से कोशिश की, हत्या का प्रयास किया, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर किया, तो उनके ऊपर एक तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, दूसरा उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगा, वो भी एक आईपीएस ऑफिसर की हत्या करने के लिए। अब ऐसे में इनको 10-10 साल की सजा हो गई है, 50-50 हजार का इनको चारों को मुचलका देना होगा, यानी कि पेनल्टी के तौर पर कोर्ट में जमा करने होंगे। तो आप लोगों को ये जो सुनाने का उद्देश्य था वो केवल ये था कि आप लोग सचेत रहें, सतर्क रहेंगे, और अपने आसपास आप लोग ध्यान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आगे भी मैं ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी।